Characteristics of crystalline solids. ये एक्चुअली हमारा एक डिफरेंशिएशन है बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं और हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें हमने ये लेके चलना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और ज्योमेट्रिकल इन शेप। अगर हम उनके शेप्स की तरफ जाते हैं तो उनमें प्रॉपर ज्योमेट्री होती है। एक्चुअली जो प्रॉपर एक ज्योमेट्री है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उस ज्योमेट्री के कुछ पैरामीटर्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं। अगर ये पैरामीटर्स होंगे तो ज्योमेट्री होगी, अगर ये पैरामीटर्स नहीं होंगे तो ज्योमेट्री वहां पे नहीं होगी। इन पैरामीटर्स में हम एक्सिस की बात करते हैं कि हमारे पास कुछ एक्सिस एग्जिस्ट करते हैं। एक्सिस में हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं या फिर उसके साथ वाई एक्सिस एग्जिस्ट करता है, और थर्ड वन हमारे पास z एक्सिस एग्जिस्ट करता है। If a compound has proper geometry, if a compound is crystalline solid, then must have 3D structure, 3 axes, x axis, y axis and z axis। दूसरा ये है कि इन एक्सिस में कुछ एंगल्स भी हो रहे होते हैं, एंगल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर हमारे पास एक एक्स एक्सिस पड़ा है, दूसरा वाई एक्सिस है, देयर शुड बी सम एंगल 60 डिग्री या 70 डिग्री या 80 डिग्री या 90 डिग्री या 120 डिग्री किसी एंगल का। अब जो एंगल्स हैं उन्हें हम अल्फा एंगल भी कह रहे होते हैं, ये आगे हम जाके डिटेल भी डिस्कस करते हैं। बीटा एंगल भी एग्जिस्ट करता है और गामा एंगल भी एग्जिस्ट करता है। मतलब हमारे पास प्रॉपर एक्सिस होने चाहिए और उन एक्सिस के दरमियान प्रॉपर एंगल्स होने चाहिए, फिर उसकी एक ज्योमेट्रिकल शेप डिटरमिन होती है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल कोट करूँ, सपोज ये मेरे पास एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक जी एक्सिस है। ये 3 एक्सिस हैं। इसे हम एक्स कह देते हैं, एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जी एक्सिस। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई एंगल होगा, यहाँ पे भी कोई ना कोई एंगल होगा, यहाँ पे भी कोई ना कोई एंगल होगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, इनमें एक्सिस भी एग्जिस्ट करते हैं और उन एक्सिस के दरमियान जो एंगल्स हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर एक्सिस भी हैं और इनमें एंगल्स भी हैं, then there is a proper shape, there is geometrical shape and crystalline solids have। ये पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम ये कहते हैं कि there is sharp melting point। हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। इसमें हम ये कहते हैं कि हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट तो चलो हमें क्लियर हुआ कि अगर कोई सॉलिड है उस सॉलिड को आप लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट व्हिच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अब टर्म आ गई यहाँ पे शार्प मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट मींस बाय शार्प मेल्टिंग पॉइंट? देखें, अगर मेरे पास कोई सॉलिड है उसको मैं ऐसा ऐसा टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा हूं, वो एकदम अचानक किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, सपोज 100 सेल्सियस पे वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, एकदम मेल्ट हो जाता है, अचानक मेल्ट हो जाता है। तो इस मेल्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं दिस वन इज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक सॉलिड है, वो 100 सेल्सियस से मेल्ट होना शुरू होता है, वो 120 सेल्सियस तक कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है। मतलब 100 से वो मेल्ट होना शुरू हुआ, 101, 102, 105, 110, 120 तक वो मेल्ट होता रहा। अब ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ये शार्प नहीं है, ये एक रेंज में मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प होता है, रेंज वाला नहीं होता। रेंज वाला जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये अमॉर्फस का होता है, क्योंकि अमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं उनमें मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स होती हैं। सपोज कहीं पे पैकिंग टाइट होती है, कहीं पे क्रिस्टलाइट्स होते हैं, कहीं पे पैकिंग वीक होती है। जो वीक पैकिंग है वो जल्दी टूट जाएगी, जो टाइट पैकिंग है वो बाद में हो जाएगी। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में
एक ही टाइप की सारी पैकिंग होती है, वो यकदम टूटती है, अचानक टूटती है, इसलिए इसके मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो क्या है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स हैं। ये हमारा सेकंड एप्लीकेशन या सेकंड पॉइंट इसमें आ गया। नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि क्लीवेज प्लेन्स, क्लीवेज प्लेन की हम बात करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव क्लीवेज प्लेन्स। अब क्लीवेज प्लेन्स क्या है? जो वर्ड क्लीवेज है इसका मतलब होता है ब्रेकेज। आपने किसी भी कंपाउंड की ब्रेकेज करनी है, उसको तोड़ना है। और जो हमारा प्लेन होता है ये कोई भी एक सरफेस होती है, एक सरफेस से डिवेलप होती है। मतलब अगर हम किसी चीज को तोड़ते हैं, जब हम तोड़ेंगे तो एक नई सरफेस डिवेलप हो जाएगी, एक नया प्लेन डिवेलप होगा। दैट इज टर्म्ड एज क्लीवेज प्लेन। जैसा कि मैं एक एग्जांपल कोट करता हूं, मेरे पास ये एक सॉलिड है, यहां पे ये सॉलिड, इसको मैंने क्या किया, यहां से क्लीव कर दिया। जैसे मैंने इसे क्लीव किया, अब ये एक न्यू प्लेन डिवेलप हो गया, ये भी एक न्यू प्लेन डिवेलप हो गया। मतलब ये इधर वाला प्लेन और ये इधर वाला प्लेन, ये बिल्कुल न्यू प्लेन्स हो गए। अब ये दोनों प्लेन्स एक दूसरे के लिए इक्वल प्लेन्स हैं, इक्वल प्लेन है। जितना साइज इस प्लेन का है उतना ही साइज उस प्लेन का है। और हमने ये प्लेन्स डेवलप की कैसे किए? बाय क्लीवेज ऑफ द क्रिस्टल। जब भी हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को, किसी भी क्रिस्टल को जब हम क्लीव करते हैं, जब हम उसे ब्रेक करते हैं, उसे हम तोड़ते हैं, तो उसके ये दोनों प्लेन जो एक दूसरे पे इंक्लाइंड हो सकते हैं, मतलब एक दूसरे पे पूरे आ सकते हैं। दूसरे लफ्जों में वो एक दूसरे के बराबर के प्लेन्स होते हैं, इक्वल प्लेन्स होते हैं। इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, व्हेन अ क्रिस्टल इज क्लीव्ड, both planes should be equal in size, equal in plane, equal in distance. That is also property of the crystalline solids. Next property की तरफ हम आते हैं, that is anisotropy. Anisotropy. Anisotropy is a phenomenon. ये एक फिनोमेना है, ये किसी चीज का नाम नहीं है। एक्चुअली जो हम यहाँ पे कंपाउंड्स पढ़ते हैं वो हमारे एनाइसोट्रॉप्स होते हैं। अब एनाइसोट्रॉप्स क्या होते हैं? एनाइसोट्रॉप्स ऐसे हमारे कंपोनेंट्स हैं जिनकी केमिकल कंपोजिशन सेम होती है, केमिकल कंपोजिशन इनकी सेम होती है, ठीक है, एनाइसोट्रॉप्स की। बट द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। मतलब एटम्स की जो अरेंजमेंट है उसकी डायरेक्शन जो वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। जब एटम्स की अरेंजमेंट की डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी तो फिर वहां पे हम ये कहते हैं कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज यहां पे क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी, डिफर कर जाएंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर हो गया? कंपोजिशन सेम होगी और उसके साथ साथ जो फिजिकल उसकी प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाएगी। बोथ आर एनाइसोट्रॉप्स ऑफ ईच अदर्स। जैसा कि एग्जांपल अगर मैं यहां पे कोट करूं, मेरे पास एक डायमंड है, डायमंड, और दूसरा जो हमारे पास है वो हमारे पास ग्रेफाइट है। अब डायमंड और ग्रेफाइट को अगर हम देखें, बोथ आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एटम्स। कॉम्बिनेशन या उसकी कंपोजिशन जो है वो क्या है, कार्बन है। डायमंड इज अ कार्बन, ग्रेफाइट इज अ कार्बन, बोथ आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। क्योंकि ये जॉइंट स्ट्रक्चर होती है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है, और इसमें जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो लेयर्ड अरेंजमेंट होती है। जब अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई तो फिर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, जैसा कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है, या इनके बॉइलिंग पॉइंट है, या फिर इनकी डेंसिटी है, या फिर इनकी जो है वो डायफ्रैक्शन है। डायफ्रैक्शन इसमें हम कहते हैं
या फिर हम इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ये सारे फिजिकल पैरामीटर्स हैं और वो डिफरेंट होंगे। मतलब ग्रेफाइट और डायमंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में भी फर्क होगा, इनकी डेंसिटी में भी फर्क होगा, इवन इनकी कंडक्टेंस में भी फर्क होगा। जो हमारा ग्रेफाइट है ये कंडक्टेंस करता है और जो डायमंड है ये कंडक्टेंस नहीं कर रहा होता। So these are anisotropes of each other. That property also exists in crystalline solids. Next property की तरफ हम आते हैं। Next property is symmetry. Symmetry भी exist करती है crystalline solids में। अगर हम crystalline solids की properties की तरफ जाएं तो symmetry के लिए हमें कुछ requirements होती हैं, उन्हें हम नेम दे रहे होते हैं symmetry elements। symmetry elements हमने कहते हैं। elements does not means कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। एलिमेंट्स का ये मतलब नहीं है कि जैसे कार्बन हम एलिमेंट पढ़ते हैं, हाइड्रोजन हम एलिमेंट पढ़ते हैं या नाइट्रोजन एलिमेंट पढ़ते हैं, इसका ये मतलब नहीं है। एलिमेंट्स का मतलब कुछ पैरामीटर्स हैं हमारे। कहते हैं कि अगर हमारे क्रिस्टल में सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, तो उस वक्त हम ये कहते हैं कि उसमें सिमेट्री होगी। दूसरा यह है कि वहां पे एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, तो उसमें भी हम ये कहते हैं कि सिमेट्री होगी। तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होना चाहिए। These are the three elements for a symmetry. ठीक है? जैसा कि अगर मेरे पास ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में अगर हम एक इमेजिनरी लाइन पास करें, अगर हम इसमें एक इमेजिनरी लाइन पास करें तो वो सेंटर में से पास हो रही हो, it means there is center of symmetry. If an imaginary line is drawn and it will pass through the center of the crystal, then there is center of crystal, there is center of symmetry. और अगर हम उसे x एक्सिस से या y एक्सिस से या z एक्सिस से इक्वल हाफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, then there is axis of symmetry. और अगर हम उसे कट करते हैं तो उसके जो प्लेन्स हैं वो एक दूसरे के बराबर आते हैं, then there is plane of symmetry. तो हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होता है, उनमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी होता है और उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की सिमेट्री। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज हैबिट ऑफ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ क्रिस्टल क्या है? हैबिट ऑफ क्रिस्टल हम ये कहते हैं दैट इज द एनवायरनमेंट इन विच अ क्रिस्टल ग्रोस। ठीक है, यहां इस तरह से भी से ये कह रहे होते हैं कंडीशंस, कंडीशंस in which a crystal grows। ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा एक क्रिस्टल ग्रो करता है, that is called habit of crystal। जैसा कि मैं एग्जांपल यहां पे देता जाऊं, समटाइम हम स्लो कूलिंग करते हैं और उससे क्रिस्टल डेवलप करते हैं, समटाइम हम फास्ट कूलिंग करते हैं तो उससे क्रिस्टल डेवलप करते हैं, समटाइम हम मॉडरेट कूलिंग करते हैं तो उससे क्रिस्टल डेवलप करते हैं। ये हमारी मुख्तलिफ कंडीशंस हैं। जब हम स्लो कूलिंग करते हैं तो उस वक्त लार्ज साइज क्रिस्टल डेवलप होता है, जब फास्ट कूलिंग करते हैं तो स्मॉल साइज क्रिस्टल डेवलप होता है, मॉडरेट कूलिंग करते हैं तो वहां पे मीडियम साइज क्रिस्टल डेवलप होता है। ये मुख्तलिफ कंडीशंस चेंज करने से नेचर ऑफ क्रिस्टल चेंज हो जाती है। इवन हम ये कहते हैं कि अगर हमने सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स डेवलप करने हों और उसमें अगर हम 10% यूरिया ऐड कर दें तो साइज ऑफ क्रिस्टल या नेचर ऑफ क्रिस्टल चेंज हो जाता है, मतलब नीडल्स लाइक क्रिस्टल्स वहां पे डेवलप कर जाते हैं। The habit of crystal is also a property of the crystalline solids. If we change the condition,
then there should be different type of the crystal. ये हमारी एक प्रॉपर्टी होगी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम ये कहते हैं हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म की एक प्रॉपर्टी है, ये भी एग्जिस्ट करती है. आइसोमॉर्फिज्म, अगर हम आइसोमॉर्फिज्म को यहां पे एक्सप्लेन करें, लफ्ज अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहा है. आइसो एंड मॉर्फोलॉजी. आइसो का मतलब होता है सेम, और मॉर्फोलॉजी क्या होती है, उसकी शेप. जैसे बायोलॉजी की एक पूरी ब्रांच है मॉर्फोलॉजी, दैट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच वी स्टडी द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट्स टर्म एज मॉर्फोलॉजी. तो यहां पे हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म, सेम मॉर्फोलॉजी, या फिर हम ये कहते हैं कि सेम शेप. ये टर्म है. ठीक हो गया. अब ये जो प्रोसेस है उसका नाम है आइसोमॉर्फिज्म. और जो हमारे सॉलिड्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं, उन कंपाउंड्स को हम ये कहते हैं आइसोमॉर्फ्स. कंपाउंड्स आर आइसोमॉर्फ्स एंड प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म. इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं आइसोमॉर्फ्स को. कंपाउंड्स have different formula. Formula उनका क्या है, different है. Composition उसकी क्या है, different है. But with same crystalline structure. Same crystalline structure are called isomorphs of each other. जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास NaNO3 है और दूसरा हमारे पास KNO3 है. ये दोनों स्ट्रक्चर इनकी शेप से सेम होती है. मतलब ये रोम्बोहेड्रल होते हैं. रोम्बोहेड्रल ये होते हैं, ये इसकी शेप का नाम है रोम्बोहेड्रल. NaNO3 and KNO3, these have same crystalline shape. So these both are called isomorphs of each others, and that phenomena is called isomorphism. ठीक हो गया. दूसरी एग्जांपल हम इसकी कोट करते हैं. मेरे पास अगर CO3 है 2 नेगेटिव और NO3 है 1 नेगेटिव, इनकी जो शेप है that is ट्रायगोनल प्लेनर. इन दोनों की ट्रायगोनल प्लेनर है. These are isomorphs of each others. मेरे पास SO4 है 2 नेगेटिव सल्फेट, PO4 है 3 नेगेटिव सल्फेट. इनकी टेट्राहेड्रल शेप है. These are also isomorphs of each others. क्लियर हो गया. आइसोमॉर्फ्स क्या है, डिफरेंट. हमारे पास फार्मूला डिफरेंट है, ये फार्मूला डिफरेंट, बट हैव सेम क्रिस्टलाइन शेप. These are called isomorphs of each other. जैसा कि इसमें मैंने ये एग्जांपल्स कोट किए हैं. क्वेश्चन ये आता है कि why these are isomorphs? इनकी शेप या इनकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम क्यों है? फिर हम ये कहते हैं ड्यू टू सेम एटॉमिक रेशियो. अगर हम एटॉमिक रेशियो की बात करें तो वो सेम होती है. एटॉमिक रेशियो सेम होने की वजह से हम ये कहते हैं these are isomorphs. एटॉमिक रेशियो कैसे, एक सोडियम है, एक नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो 1:1:3 रेशियो है. एक पोटेशियम है, एक नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, 1:1:3 रेशियो है. तो 1:1:3 रेशियो, 1:1:3 रेशियो, these are isomorphs. यहां पे अगर हम आते हैं, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन है, रेशियो सेम. यहाँ पे 1:4 की रेशियो है, यहाँ पे 1:4 की रेशियो. सेम रेशियो. किस चीज की रेशियो? हम कहते हैं कि सेम एटॉमिक रेशियो. मतलब यहाँ पे हमने जो एटॉमिक लिखा हुआ है that is same atomic ratio. If compounds have same atomic ratio, then these are isomorphs of each other. ये हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे होगी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम आते हैं, that is polymorphism. पॉलीमॉर्फिज्म को अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करें
तो हम ये कहते हैं पोली मीन मैनी, इसको डिफाइन किया जाए तो इफ अ कंपाउंड कैन एग्जिस्ट in more than one crystalline forms, in more than one crystalline forms, एक कंपाउंड एक ही है, कंपाउंड एक ही है और वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, तो उसकी वो जो फॉर्म्स हैं these are termed as polymorphs of each other. ठीक है, if a compound exists in more than one crystalline forms then that is termed as polymorphism. जैसा कि अगर हम AgNO3 को देखें तो वो रोम्बोहेड्रल भी होता है और ऑर्थोहोम्बिक भी होता है। एग्जांपल हम इसकी कोट कर रहे हैं कि AgNO3 ये दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में होता है, एक रोम्बोहेड्रल फॉर्म में और रोम्बोहेड्रल फॉर्म, और दूसरी हमारे पास क्या है, ऑर्थोहोम्बिक फॉर्म। अब ये दोनों फॉर्म्स, एक रोम्बोहेड्रल फॉर्म है, एक ऑर्थोहोम्बिक फॉर्म है, these are called polymorphs of each others. These are called polymorphs of each others. कंपाउंड सेम है, फार्मूला सेम है, लेकिन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। यहाँ पे फार्मूला डिफरेंट था लेकिन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम था। So if a compound can exist in more than one crystalline forms, then these crystalline forms are polymorphs, and that phenomena is called polymorphism. इसी से रिलेटेड एक टर्म हम यहाँ पे पढ़ते हैं एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी हम ये कहते हैं कि ये भी एक फिनोमेना का नेम है, और इसमें जो हम कंपाउंड या एलिमेंट्स की बात करते हैं वो हमारे पास एलोट्रॉप्स होते हैं। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें डिफाइन करते हैं if an element can exist in more than one crystalline forms, in more than one crystalline forms, अगर एक एलिमेंट मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। ठीक है, मतलब पॉलीमॉर्फ्स और एलोट्रॉप्स को अगर हम देखें तो फर्क सिर्फ ये होता है कि एक हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स हैं और दूसरे हमारे पास क्या है, कंपाउंड्स हैं। जिस तरह कि इसमें अगर हम देखें सल्फर को देखें वो रोम्बिक भी होता है और मोनोक्लिनिक भी होता है। सल्फर एक एलिमेंट है, सल्फर जो है वो रोम्बिक भी एग्जिस्ट करता है, रोम्बिक एज वेल मोनोक्लिनिक। ठीक है, ये जो दोनों फॉर्म्स हैं these are allotropes of each others। ये इसमें डिफरेंस आ गया, मतलब पॉलीमॉर्फ्स और एलोट्रॉपी में जो फर्क है वो एलिमेंट और कंपाउंड का है। इसमें लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम आते हैं, दैट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर हम किसे कहते हैं, ट्रांजिशन जो फिक्स नहीं होता, इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि द टेम्परेचर at which two crystalline forms can coexist, मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पे दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स इकट्ठे एग्जिस्ट करती हैं, दैट टेम्परेचर इज टर्म्ड एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। जैसे कि इसमें एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास टिन है, टिन का 13.2 हमारा टेम्परेचर है, 13.2 इसका जो है वो टेम्परेचर है। टिन अगर हम देखें तो ये जब ग्रे कलर में होती है तो उस वक्त इसकी स्ट्रक्चर जो है वो क्या होती है, क्यूबिक होती है, और अगर ये टिन वाइट कलर में होती है तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो टेट्रागोनल इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब ये दोनों को एग्जिस्ट करते हैं कौन से टेम्परेचर पे, 13.2 सेल्सियस पे।
मतलब अगर मैं 13.2 सेल्सियस टेम्परेचर रखूंगा तो वहां पे मिक्सचर होगा ग्रे का भी और व्हाइट का भी, मतलब क्यूबिक का भी और टेट्राहेड्रल का भी। The temperature at which two crystalline forms can coexist, that temperature is called transition temperature। और ये टेम्परेचर हम किसके लिए अप्लाई कर रहे होते हैं? ये हम एलोट्रॉप्स के लिए भी हम अप्लाई करते हैं, एलोट्रॉप्स और पॉलीमॉर्फ्स, एलोट्रॉप्स और पॉलीमॉर्फ्स के लिए हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं। और इसमें मैं एक चीज और भी क्लियर करता जाऊं, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर हमेशा लेस देन मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब इस टेम्परेचर पे हमारा सॉलिड मेल्ट नहीं होता, रहता सॉलिड है। हाँ, वो दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म्स एक दूसरे में को एग्जिस्ट करती हैं। ये थी हमारी क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज, जिसको मैं जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो भी सारे रिवाइज कर देता हूं। फर्स्ट वन ज्योमेट्रिकल शेप है, उसमें एक्सिस और एंगल चाहिए होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का वो जो है वो शार्प होगा। क्लीवेज प्लेन्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं। एनिसोट्रॉपी की तरफ अगर हम आते हैं तो एनिसोट्रॉप्स हैं, उसमें डायमंड और ग्रेफाइट की मैंने एग्जांपल दी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के मैंने बताया। सिमेट्री एलिमेंट्स 3 हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें दिया। हैबिट ऑफ क्रिस्टल में हमने ये देखा कि कंडीशन चेंज करेंगे तो हमारा साइज ऑफ क्रिस्टल या फिर टाइप ऑफ क्रिस्टल या नेचर ऑफ क्रिस्टल भी चेंज हो जाएगा। आइसोमॉर्फिज्म में हमने कहा कि सेम शेप्स होती हैं, कंपाउंड डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक रेशियो सेम होने की वजह से। पॉलीमॉर्फ्स में हमने उसका वाइस वर्सा किया। एक चार्टेसन बनता है डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, इसकी डेफिनेशन उसकी डेफिनेशन। फार्मूला इसमें डिफरेंट होता है, वहां पे फार्मूला सेम होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम होती है, वहां पे स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। यहाँ पे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों डिफरेंट होती हैं, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस आता होता है बात का। एलोट्रॉपी में हमने एलिमेंट्स को डिस्कस किया, और ट्रांजिशन टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर एट व्हिच टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स कैन एक्जिस्ट। थैंक यू वेरी मच।